नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। तो 2022 की जो तैयारियां हैं वो अब तेज होने लगी हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी भले ही 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा हो, लेकिन देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। मायावती साल 2007 के फॉर्मूले पर चलते हुए अकेले मैदान में उतरने वाली हैं। समाजवादी पार्टी जोड़तोड़ करके अपनी पार्टी में लोगों को शामिल कराने पर जोर दे रही है और छोटी पार्टियां आपस में गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नाम पर 2022 में उतरने की तैयारी में जुटी है। लेकिन सवाल 2022 के रण में योगी आदित्यनाथ का नाम कितना काम आएगा, ये देखने वाली बात होगी। 2022 के चुनाव में बीजेपी योगी सरकार के विकास मॉडल पर 2022 के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है और इन सबके बीच योगी सरकार 2022 के चुनाव में गाजीपुर से लखनऊ के बीच बन रहे 354 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के नाम पर वोट मांगने की तैयारी में है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इसका विस्तार बलिया तक करने के निर्देश भी दिए हैं और मौजूदा समय में देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यह होगा। अब अगर पिछले 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल पर नजर डालें तो मायावती 2012 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। उन्होंने नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया था। लखनऊ में अंबेडकर मेमोरियल पार्क और नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल का काम भी उनके कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव ने 2017 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो, गोमती रिवर फ्रंट और लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जैसी परियोजनाओं का हवाला देते हुए काम बोलता है का नारा दिया था। लेकिन उन दोनों ही मुख्यमंत्रियों की वापसी नहीं हो पाई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि योगी का नाम 2022 में कितना काम आएगा। इस पर हमारी अगले 1 घंटे तक चर्चा होगी। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा जिसमें राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता होंगे, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक होंगे और हम ये समझने की करेंगे कि योगी बनाम विपक्ष में किसका पलड़ा कितना भारी है। तो 2022 के चुनाव में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मायावती ने कहा है कि बीएसपी गठबंधन नहीं करेगी और एमआईएम के साथ गठबंधन के कयासों को अफवाह करार दिया गया। एमआईएम ओपी राजभर की पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है और ओपी राजभर की सुभाषपा के साथ चुनाव लड़ेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम। तो पंचायत चुनाव से पहले ही सुभाषपा के साथ गठबंधन किया था और अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों को साथ लाकर गठबंधन करने की तैयारी में है जिससे कि सरकार को घेरा जा सके और सत्ता में वापसी की जा सके। अब किसका फॉर्मूला काम आएगा यह देखने वाली बात होगी। हर कोई इन तैयारियों में जुटा है कि कैसे 2022 के रण को जीता जाए। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, समझेंगे कि अब किसका पलड़ा कितना भारी है और कौन किस पे भारी पड़ेगा, किसकी क्या रणनीति है, कौन किस रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है, जनता किसके साथ जाएगी किसके खिलाफ जाएगी, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हर दल की अपनी तैयारी है, हर दल अपनी अपनी समीक्षा कर रहा है, अपनी नई रणनीति बना रहा है। ओबीसी के उत्तर प्रदेश की राजनीति में कूदने के बाद अब नए समीकरण बनना भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कोई उन्हें बीजेपी की बी टीम कहता है, कोई कहता है कि वो वोट काटने का काम करते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण क्या बनेगा, इसे भी हम वक्त वक्त पे समझते रहे हैं। आज भी समझेंगे कि आखिर तब 2022 में योगी बनाम विपक्ष जो है उसमें कौन किस पे भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि 2017 की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के नाम पे वोट पड़े थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट मांगे जाएंगे और पार्टी ने इसको साफ भी कर दिया है। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ चुका है जिसमें धर्मेंद्र राय हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, रफत फातिमा है, प्रवक्ता कांग्रेस की, और कपिल श्रीवास्तव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और तपन भारती हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। और सबसे पहले मैं धर्मेंद्र राय जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप सत्ता में हैं, जवाबदेही आपकी है, काम आप कह रहे हैं कि हमने किया है। लेकिन 2022 का जो चुनाव होने वाला है उसमें आप लोगों को क्या अपने लिए उम्मीद है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे ही चुनाव होगा, विपक्ष अलग अलग समीकरण बना रहा है, आप योगी आदित्यनाथ के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद है अपने लिए? धर्मेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़े। कपिश जी मैं आपका रुख करूंगा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो
2022 का चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है और अपने लिए आपको क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो योगी आदित्यनाथ के नाम पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वो काम के नाम पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को अगर हम देखें तो आप लोगों की क्या रणनीति है और क्या उम्मीदें हैं? राजेश भाई, दिलचस्प इस मायने से होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी कम से कम अपने लिए लेगी 350 सीट और ये देखिएगा डबल डिजिट में आ जाएंगे। ये बड़ी बात होगी इनके लिए। और योगी आदित्यनाथ को चेहरा बना करके ये लड़ने जा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री तो वही थे, सारा क्रियाकलाप ही उन्होंने किया हुआ है और उनके 4.5 वर्ष के शासनकाल में एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि जो वो बता दें कि विश्व मानक पे या भारत के ही मानक पे उसको खड़ा करता हो। तो इन्होंने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा के पर न CSC दी, न PSC दी, न इन्होंने जो है वो मेडिकल कॉलेजेस दिए, न इन्होंने ट्रामा सेंटर्स दिए। इन्होंने यहां तक कि 102, 108 एम्बुलेंसेस भी नहीं बढ़ाई, एक भी। और दूसरी चीज आप देख लें, लॉ एंड ऑर्डर पे जिसमें से इन्होंने कहा था कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, इन्होंने रावण राज्य स्थापित किया, इन्होंने गुंडा राज्य स्थापित किया, इन्होंने जंगल राज्य स्थापित किया और अंततः आकर के इन्होंने मदिरा राज्य स्थापित कर दिया। आपको याद होगा कि मदिरा के जो केस 4.5 वर्षों में हुए हैं, इसमें 7 बार ऐसे सोपान मदिरा के कराए गए हैं जो कि जहरीली रही हैं। तो आप ये सोचिए कि 750 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और इनकी आबकारी नीति पूरी तरीके से ध्वस्त साबित हुई, उनकी पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त साबित हुई और हमारे संत और महंत की सरकार ने ये बात बुरी पीठ ठोक करके कही विधानसभा के अंदर बजट पेश करते समय कि साहब उत्तर प्रदेश ने अपने प्रदेशवासियों को सबसे ज्यादा शराब पिलाई है और हमने सबसे ज्यादा पैसे जो है वो आबकारी टैक्स वसूले हैं, जिसमें से 1% हम गौ माता के लिए लगाए हैं। तो गौ माता के कारण उपवन से भी सूचना आ गई कि 20 गायें जो है बिना भूसा के, बिना आहार के 30 रुपए डेली खुराक दे रहे हैं साहब और उसमें वो एक्सपायर कर गई। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये कहां लेके जा रहे हैं। हीनियस क्राइम के मामले में जंगल राज जो है 7.50% हीनियस क्राइम बढ़ गया। महिलाओं के प्रति अपराध, बच्चों के प्रति अपराध में हम भारत में नंबर 1 पे हैं और जो हमारा आर्थिक क्राइम है वो 25% बढ़ गया, जो हमारा साइबर क्राइम है वो 35% बढ़ गया। तो योगी जी की संत और महंत की सरकार राम राज्य तो स्थापित कर नहीं पाई। ठीक है, इस पे मैं जवाब देता हूं। और कोविड काल में राजेश भाई, कोविड काल में जो लाशें मुसलसल वही गंगा नदी के तट पर देखी आपने, राम नामी चादरें इन्होंने छिपवाई, मतलब कफन चोर हो गए ये लाश छुपाने। ठीक है, मैं इस पे जवाब लेता हूं। धर्मेंद्र राय, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? धर्मेंद्र जी, आप ये दावा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पे चुनाव होगा, जो हमने काम किया है उसके नाम पे हम जीतेंगे। विपक्ष कह रहा है कि काम के नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं, चाहे अपराध हो, चाहे कोरोना से निपटने की बात हो या तमाम दूसरी चुनौतियां उन्होंने गिनवाई हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 20 वर्षों आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय रामप्रकाश गुप्त जी और आदरणीय राजनाथ सिंह जी की सरकार रही और उसके बाद आप जितने अपराध के ग्राफ देख लेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश की सीन आपको समझ में आ जाएगी। ये पिछले 10 से 15 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही और सपा और बसपा की सरकार रही, उस परिस्थितियों में क्या दृश्य बनता गया उत्तर प्रदेश का पूरी जनता जानती। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो वातावरण बना वो लगा कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं बल्कि अपराध जो है राजनीति में प्रवेश कर गया और अपराधियों को संरक्षण दे करके उनको पाल पोस करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नए मुकाम की ओर ले जाने की कोशिश की गई। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इसका जवाब 2017 में दिया है और मैं समझता हूं कि 2022 जो आने वाला चुनाव है वो सामने आएगा और जनता को निर्णय करना है। ये किसी पार्टी का निर्णय नहीं होता। हम अपना वोट मांगने जाते हैं, जनता के पास जाते हैं, जनता तय करती है कि कौन सत्ता में बैठेगा और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, यह जानती है कि किसके हाथों में तो उत्तर प्रदेश का
भला सुरक्षित है, हित सुरक्षित है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक, चुनाव आने के पहले सब लोग अपना राग अलापेंगे। चलिए, मैं कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से कि बिल्कुल उगालते में न रहे। अभी से जो वातावरण कुछ पगड़ीधारी लोगों ने शुरू कर दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता अभी आने के पहले ये पाप देख रहे हैं, उस पाप के पहले ही उनका फाक कटना शुरू होता दिखता है। ठीक है, वो जनता तय करेगी और हमें भी इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले जो समीकरण बन रहे हैं उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। रफत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कांग्रेस खुद को कहां 2022 में देख रही है? आप लोगों की क्या तैयारी है? चूंकि हम हर दल को देख रहे हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हैं। अब प्रियंका गांधी भी लखनऊ आने वाली हैं, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी है इसको लेकर? देखिए राजेश जी, अगर हम 2022 की बात करते हैं तो जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं, वर्तमान सत्ता ने जिस तरीके से लोगों को ठगा है, 2017 में जिस तरीके के वादे करे गए थे, लोगों को सब्ज बाग दिखाए गए थे और कहा गया था अच्छे दिन लाएंगे, डिजिटल इंडिया की बात, और अब आजकल एक नया झुंझुना पकड़ाया सेफ सिटी, महिलाओं के लिए कैमरे लगेंगे। तो चुनाव से पहले जो वादे करे जाते हैं वो चुनाव आने तक से जो है, जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसको बिल्कुल भूल जाया जाता है। तो कांग्रेस पूरी तरीके से विपक्ष में जो भूमिका निभा रही है वही पूरी तरीके से हर मुद्दे पे आज मुखर होकर बोल रही है। आज भी आपने देखा होगा, कल भी आपने देखा होगा, इको गार्डन में हमारे अध्यक्ष लल्लू जी इको गार्डन में पुलिस भर्ती के जो अभ्यर्थी थे उनके साथ खड़े थे। आज भी शिक्षक जो सड़कों पे जिनको इन्होंने पीटा है, इनके पिछड़ा वर्ग के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दरवाजे पे वो अपनी गुहार लेके गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनको मार खिलवाई। महिलाओं को जिस तरीके से जमीन पे घसीटा गया और बसों में जो है खदेड़ के डाला गया है, तो ये बेहद शर्मनाक स्थिति है। आपको उनकी समस्या का निराकरण करना चाहिए। तो जो भी हालात हैं आप बैठ के बात करिए, लेकिन आज आप जिस तरीके से तानाशाही पे उतरे तो आप ये समझ रहे जनता इनको लाएगी, जनता खतरे नहीं लाएगी। जनता अब बेवकूफ बन चुकी है। एक बार 2017 में जनता ने सोचा था कुछ बदलाव आएगा, जाहिर है फुल मैंडेट से जनता लाई थी, कुछ सोच के लाई थी कि कुछ बदलाव आएंगे, लेकिन आज जनता को जिस तरीके के हालात हैं, अभी कोरोना काल में देख लीजिए या कोई भी भर्ती देख लीजिए, ये कोई भी ऐसा बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन ये रोजगार नहीं दे पा रहे जनता को, और आज नौजवान हमारा सड़कों पर है, लेकिन उसको क्या मिलना, लाठियां। तो ये जनता समझ चुकी है कि ये सरकार सिर्फ एक अपना एजेंडा लेके आई है, सिर्फ अपने एजेंडे पे काम कर रही है। कभी ये धर्म को लेके बात करती है, कभी ये मंदिर मस्जिद को लेके बात करती है, कभी ये जो है गाय को लेके बात करती है, कभी लव जिहाद की बात करती है, कभी घर वापसी की बात करती है, लेकिन इसका एजेंडा कहीं ना कहीं जनता से हटकर है। ये जनता के जो है इसमें कोई बात नहीं करती। आज जनता का मूल मुद्दा क्या है? स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, और जो है जिस तरीके से लोग जो है सड़कों पे शिक्षा के लिए बच्चे सड़कों पे हैं, शिक्षा और मतलब कोरोना काल में इनकी हदें पार कर दी इन्होंने। शिक्षा के लेके कोई सवाल आप नहीं कर सकते हैं, आप स्वास्थ्य को लेके कोई सवाल नहीं कर सकते, अगर आप सवाल करते हैं तो जेल में डाला जाता है, आपको पुलिस लाठियां मारती है। तो जनता को समझ रही है, जनता अब इनको सबक सिखाएगी 2022 में। ठीक है तपन भारती, ये अपने अपने दावे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आपने करीब से राजनीति को देखा है, कई चुनाव कवर किए हैं, 2022 का चुनाव 2017 से कितना अलग होगा, और योगी बनाम विपक्ष जो चल रहा है वो उसमें कौन किस पे भारी दिखाई देता है? देखिए 2017 का चुनाव सबको याद है। 2017 के चुनाव में भारी मतों से बीजेपी 2/3 बहुमत से जीत कर आई थी जी। बीजेपी की ख्वाहिश तो है कि 2/3 बहुमत आ जाए, हाँ। लेकिन बंगाल के चुनाव के बाद से बीजेपी के अंदर में हलचल है। यही कारण है कि बहुत सारी चीजों को पैचअप करने का काम चल रहा है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, पिछड़ा वर्ग को लेकर इनको संशय और संदेह हुआ, और राजपूत जाति में कहीं नाराजगी तो नहीं है इस तरह की ब्राह्मण वर्ग में, तो इसको टटोलने के काम करते रहे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी मिनिस्टर है पिछड़ा वर्ग से हैं, उनको मान मनोबल चला और एक नए रूप में। लेकिन ये फाइनली तय हो गया है कि योगी जी का ही चेहरा रखकर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, न कि मोदी जी का चेहरा रखा जाएगा। हाँ। अब है कि चुनाव में हमने देखा है कि चुनाव के पहले 10 महीने पहले जो बात आप करेंगे ना, इलेक्शन जब आएगा तो सारी स्थितियां बदल जाती है। अभी उदाहरण के लिए बताऊं, संसद का सत्र होने जा रहा है जी। इस सत्र में बहुत सारी घोषणाएं होंगी। उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया जाए, या बहुत सारी चीजें विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी कुछ परिवर्तन लाने के लिए कानून आएंगे,
इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, उससे सत्तारूढ़ पार्टी को कई बार फायदा होता है। उसमें यूपी का इलेक्शन जो पिछली बार जीता, मेरा मानना है, बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है कि नोटबंदी के ठीक 4 महीने बाद चुनाव हुआ, उसके कारण बीजेपी को जबरदस्त विजयश्री हासिल हुई। वैसा ही कोई चमत्कार बीजेपी करना चाहती है। अभी अर्थव्यवस्था की बात करें, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इस पर जब चुनाव की बहस होती है तो बीजेपी कहीं नहीं कमजोर दिखती है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि बहस छिड़ गई तो विपक्ष उसको घेराबंदी करने में कामयाब हो जाएगा कि मेडिकल की तैयारी तो थी ही, इन्होंने नए मेडिकल कॉलेज नहीं खोले, नए अस्पताल नहीं खोले। हाँ, अब खोलने की तैयारी हो रही है, अब खोलने की तैयारी राजेश की हो रही है। लेकिन क्या वो इलेक्शन के पहले खुल पाएगा, मुझे संदेह लगता है। तो सरकार चाहेगी कि किसी भी तरह से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातचीत अगले इलेक्शन में न हो, उसको डाइवर्ट किया जाए। धर्म के नाम पर अब बड़ा मुश्किल है, राम मंदिर बनने जा रहा है तो मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हिंदू मुसलमान बहुत हो गया। तो नया विषय जो मुझे दिख रहा है वो है 2 बच्चों की संख्या सीमित करने वाला जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, बहुत सारे राज्यों में है। यहाँ पर कुछ नए तरीके से आ रहा है कि जैसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसको लेकर बहुत सारे लोगों में घबराहट है। जनसंख्या नियंत्रण कानून इतना संवेदनशील विषय है कि इस पर हो सकता है कि अधिकतर जो हिंदू वोट है पोलराइज हो जाएंगे। लेकिन तपन जी, क्या 4.5 साल का अब तक के कार्यकाल में आपको नहीं लगता कि जो कहा गया था, जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे, उनके आधार पे बीजेपी एक बार फिर चुनावी मैदान में जाएगी और जनता से वोट मांगेगी कि देखिए हमने ये कहा था, करके दिखाया, कुछ ऐसी बातें? राजेश जी, घोषणा पत्र के आधार पर बहुत सारे दल जो है ना काम नहीं करते, बहुत कम है। उड़ीसा के पटनायक सरकार का अलग मामला है कि वो जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली क्या कर रहा है, कलकत्ता क्या कर रहा है, वो अपने काम में लगे रहते हैं। यही कारण है कि उनकी पकड़ भी राज्य में अच्छी है। लेकिन कई राज्यों में ठीक इसके उलट काम हो रहा है। सियासी दांवपेच के आधार पर वो चुनाव जीतते हैं। सियासी दांवपेच में मोदी जी और योगी जी को बहुत अव्वल माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा, मेरी नजर में विपक्ष में सबसे सशक्त अभी दिख रहा है तो समाजवादी पार्टी। वो तेजी से माने दूसरे दलों को आकर्षित करके उनके नेताओं को, यानी समाजवादी पार्टी कोई बड़ा खेल 2022 में कर सकती है, ऐसी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। 2017 में भी उसके पास आया था ना ज्यादा सीटें, बीएसपी को कहाँ सीटें आई थी? 17-18 सीटों में बीएसपी सिमट गई थी और समाजवादी पार्टी 50-60 सीटों पर यानी विजय हासिल की थी। तो समाजवादी पार्टी में यह कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो यंग है, युवा चेहरा है। तो योगी आदित्यनाथ, मायावती जी अब थकी हुई दिखती है, टायर्ड हो गई है। किसी को उनके दल में बहुत सारे नेताओं को निकाल दिया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर एक ही आरोप है, जातीय समीकरण में वो एक ही जाति के लोगों को अफसर बनाते हैं। उसके कारण शायद ये मुद्दा यदि बीजेपी ने उछाला तो उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन कई मामलों में माना जाता है कि समाजवादी पार्टी की सोच, कंसेप्ट ठीक है तपन जी, मैं दोबारा आऊंगा, आपने बहुत बारीकी से समझाया। इस पे कपिश कुछ कहना चाह रहे हैं? कपिश श्रीवास्तव जी। नहीं, हम तपन जी की जो विश्लेषण इन्होंने किया है बहुत ज्यादा हद तक सहमत। और एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि देखिए, हमने जो सरकार चलाई, हमने कुछ सरकार ने डिलीवर किया था और वो फ्रंट पे था, दिखाई दिया। 23 महीने के अंदर मेट्रो शुरू कर देना, और जिस मेट्रो को हमने जहां पे शुरू किया और जहां पे खत्म किया, वहां से एक स्टेशन भी योगी सरकार आगे नहीं ले जा पाई। दूसरी चीज मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि जो हमने आगरा एक्सप्रेस वे दिया, वो भी मैंने विश्व के मानक पर दिया। उस पर हम लोगों ने हरकुलिस जैसा विमान उतार करके दिखा दिया और एक लिमिटेड समय के अंदर कभी इतना तेज एक्सप्रेस वे नहीं बना होगा जितना तेज हम लोगों ने बना करके दिया। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आज भी राह जोड़ रहा है, क्योंकि हमने 8 लेन का एलिमेंट दिया था तपन जी, और आप खुद देखें इन्होंने 6 लेन कर दिया। इन्होंने बलिया की कनेक्टिविटी खत्म कर दी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, और इन्होंने स्पेशल गोरखपुर से कनेक्टिविटी देने की बात कही। और गोरखपुर से जो बनारस को जोड़ने वाली राजमार्ग है वो पूरे गड्ढे में है और कोई नई कनेक्टिविटी की अलग लेन नहीं गई। सबसे बड़ी क्षति ये कराई सरकार ने।
5 मेट्रो का वादा किया, 100 करोड़ रुपया डीपीआर से खर्चा कर दिया, लेकिन एक भी डीपीआर नहीं दे पाए। मैं मेट्रो की बात नहीं कह रहा हूं, डीपीआर नहीं दे पाए। इन्होंने गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय के लिए और इन्होंने प्रयागराज में विधिक विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा था, और ये जमीन तक अधिग्रहित नहीं करता है। सर्व के मारे डूब जाने चाहिए ऐसी सरकार को। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, बाल चिकित्सा संस्थान गोरखपुर के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव ने दिया, जिसमें 500 बेड का जो है स्टेबलाइजेशन सेंटर है, उसमें 300 बेड के जो कोविड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल में शुरुआत की गई। गोरखपुर के अंदर प्राविधिक विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जो डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसको विश्वविद्यालय बनाया, समाजवादी सरकार ने बनाया था। और इस तरीके से आपको हम कहा था टिकाना स्टेडियम से लेकर राम मनोहर लोहिया तक 102 से लेकर 108, ठीक है कपीश जी, 190 नंबर में कितना गिनाऊं? ठीक है धर्मेंद्र राय, इन चीजों का, इन आरोपों को कैसे काट करेंगे आप? चूंकि विपक्ष लगातार एक ही बात को बार बार दोहरा के ये साबित करने पे उतारू है कि ये चीजें जो वायदे किए थे वो नहीं हुए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे अपराध की बात हो, अलग अलग मुद्दों को आधार बनाकर आपको घेरा जा रहा है। अब आप लोग जब चुनावी मैदान में जाएंगे तो अपने काम के आधार पर जाएंगे या फिर बताएंगे कि हमने पिछली सरकारों से कितना बेहतर काम किया? देखिए, सबसे बड़ी चीज थी कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार रहेगी वह काम करेगी। उन्होंने भी कुछ काम किए होंगे, लेकिन जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो सबसे आवश्यक काम क्या था? उत्तर प्रदेश की राजनीति के संस्कार बिगड़े हुए थे, भ्रष्टाचार का आलम था, भाई भतीजावाद का आलम था, परिवारवाद का आलम था, सारे माफियाओं की गुंडागर्दी चलती थी। अब हम पीछे जाएं तो बहुत बड़ी लंबी बात होगी। अगर 2006 में आप मऊ के दंगे को देखिए तो क्या आज वह वातावरण है कि एक माफिया जिप्सी में बैठ के घूमता रहा और दूध के जो दूधिये थे उनके बाल्टे पड़े हुए थे और उनकी डेड बॉडी नहीं ढूंढी जा सकी, तब जाकर के यह सरकार आज उन्हीं माफियाओं के बलबूते ये फिर से 2022 का सपना देखना चाहते हैं। क्यों नहीं कर रहे? आप डिबेट में भी संस्कृति नहीं सीखते हैं भाई, हल्ला नहीं किया जाता है, दूसरे की बात सुननी चाहिए। आप दूसरे की बात सुनने की आदत तो डालिए। आप अपने राजनीतिक संस्कार डिबेट में भी लाते हैं, बड़ा दुख होता है भाई। आपने बोल दिया ना, मुन्ना बजरंगी का अनुरोध है, उसकी हत्या जेल के अंदर कैसे की गई? ये चिल्लाने से ठीक है, देखिए एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से दर्शकों को समझ आएगी। कोई छोटे दलों को साथ ला रहा है, कोई अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। हमारे साथ रफत फातिमा भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रफत, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे समझूंगा कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जो है 2022 के चुनाव में वो क्या बनने वाला है, और आपको कहां लगता है कि सरकार ने ये काम पूरा नहीं किया जिसका वायदा किया गया था? देखिए, आज जिस तरीके से मुद्दा है तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे, जिस तरीके से सरकार ने दावे करे थे लाखों नौकरियां देने के, उस तरीके से उन्होंने नौजवानों को कुछ ठगा है। आज भी शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, यानी कि पूरा जिस तरीके से जनता में बेचैनी है, हर वर्ग एक तरीके से बेचैन है और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर। अगर इन्हें नहीं अच्छा किया था तो ये सब सड़कों पर कौन लोग हैं? इनको गार्डन किस चीजों से भरा हुआ है? लगातार जिन मांगों को लेकर लोग सड़कों पर, ये उसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे हैं? किसान बहुत बड़ा मुद्दा है। आज किसान आंदोलनरत है, लगातार किसान, कल भी किसानों ने जल सत्याग्रह किया था। आपको ही पता होगा राजेश जी, जिस तरीके से किसान लगातार गन्ना भुगतान की अपनी मांग को रख रहे हैं, जिस तरीके से किसान अभी तक बैठा हुआ है आंदोलन में, लेकिन इस सरकार ने संवेदनशीलता की बढ़ गई है कि ये बिल्कुल किसानों का ना सोच रहा, ना बेरोजगारों का सोच रहा, ना महिलाओं की सोच रहा है, सिर्फ अपनी बात, सिर्फ अपने मुद्दे इनके एजेंडा बना हुआ है। ये कुछ पूरी कथियों के खातिर पूरे देश की जनता के साथ छल कर रहे हैं। तो आज जिस तरीके से जनता बहुत दर्द में है, उनके आंसू में दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं, वो जनता इनको 2022 में पूरी तरीके से सबक सिखाएगी। अभी कोरोना काल में जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहा है,
हम तो इनसे पूछना चाहते हैं आखिर इनकी तैयारी क्या है तीसरी लहर को लेकर। जिस तरीके से बार बार वैज्ञानिक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है और वो बहुत भयानक हो सकती है, इनकी तैयारियां क्या है? यहाँ पे बैठे भाजपा प्रवक्ता हमें बताएंगे कि इन्होंने क्या रोड मैप तैयार करा उसके लिए, लेकिन इनके पास कोई ऐसे काम नहीं है जो जनता को दिखा पाए, क्योंकि जनता के लिए इन्होंने सोचे नहीं, जनता के हित के बारे में इन्होंने कभी सोचे नहीं, ना उनके लिए ऐसी नीतियां बनाई गई हैं। निरंतर इन्होंने अपने एजेंडे चलाए हैं और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करी है। आज हालात ये बन गए कि न जनता को दवा मिल पा रही है, न जनता को ऑक्सीजन मिल पा रही है और देश के हालात इन्होंने बिल्कुल हाशिए पे कगार पे ला दिए हैं। तो जनता इनसे सबक लेगी। जनता सोची कि बदलाव आएगा, जाहिर है बदलाव सभी कहते हैं, तो इन्होंने फुल मैंडेट से ला के जनता ने बदलाव का रुख सोचा था, लेकिन जनता ने जो हालात, नोटबंदी आप अभी बात कर रहे थे, नोटबंदी में कितने लोग मरे, जिस तरीके से बैंकों के आगे खड़े खड़े लोग, उसमें लोगों की जाने गई हैं। तो नोटबंदी बहुत अच्छा इनका बहुत अच्छा कदम नहीं कहा जाएगा, ना जीएसटी इनका अच्छा कदम कहा जाएगा। जीएसटी में छोटे रोजगार बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए, यानी बेरोजगारी को तो इन्होंने बिल्कुल ऐसे चने की तरह बांटा है कि हर दूसरा आदमी आज बेरोजगार है। ना इन्होंने कोरोना में बिजली का बिल माफ करा, ना इन्होंने स्कूल की फीस पे कोई बात करी। आज आर्थिक रूप से लोग बिल्कुल परेशान हाल है। लोगों के फोन आते हैं कि आज मेरे पास फीस के लिए आप बात करिए, आप इसके लिए बात करिए, यानी कांग्रेस के पास लोग आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर वो चाहते हैं कांग्रेस आगे है और मुद्दे पे खड़ी हो। आज हमारे अध्यक्ष लल्लू जी, प्रियंका जी, राहुल जी सब हर रोज हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो आज मुख्य विपक्ष के रूप में अगर कोई खड़ा है तो सिर्फ कांग्रेस है और हमारा भाजपा से सीधा आमने सामने की टक्कर है। 2022 में इनको जनता बताएगी कि इन्होंने क्या करा है और क्या सबक नैया डूब चुकी है। तपन भारती, क्या ये मुद्दे चुनाव में इस बार हावी रहेंगे? जिस तरह की कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि किसान आंदोलन, बेरोजगारी और तमाम दूसरे मुद्दे भी गिनवाए गए, क्या वाकई उत्तर प्रदेश की जहां पे राजनीतिक, जहां की सामाजिक, जहां पे जातिगत, जहां की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, वहां पे ये मुद्दे काम आएंगे और विपक्ष जो कह रहा है उस पे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? उसने आपकी कॉल को होल्ड पर। तपन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तपन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। धर्मेंद्र राय, आप पे ये अभी आपने सुना होगा कांग्रेस प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन है, जो बेरोजगारी है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे जनता उनके साथ जाएगी। आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं इन मुद्दों को सुलझाने में नाकाम रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों से बात करने की बात हो, और ये मुद्दे हावी हो सकते हैं आप पे 2022 में? देखिए, आप किसानों के बीच में जाएंगे तब बात समझ में आएगी। आज प्रधानमंत्री जी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई पूज्य योगी जी के नेतृत्व में, तो पहला काम किसानों की ऋण माफी का हुआ। ये पहली सरकार थी जिसने आते ही सबसे पहला अपना संकल्प पत्र पूरा किया। तो किसान, मजदूर, युवा, गरीब, आज गरीबों को जा रहे, वो भी किसान परिवार से ही आते हैं, जो गरीबों को गांव-गांव इस कोरोना के संकट में घर घर अनाज पहुंच रहा है। क्या ये मामूली समझते हैं? गरीबों को गैस के सिलेंडर दिए गए, कनेक्शन दिए गए। आप जब किसानों की, ये लोग तो जाते नहीं दिल्ली में कमरे में एसी में बैठ करके पार्टी करते हैं, कभी कभी वो पर्यटन पर आ जाती हैं। प्रियंका गांधी जी और राहुल जी फेल हो चुके हैं, अब प्रियंका जी का चेहरा आजमाया गया है। तो कितने दिन ये चलेगा कि उनकी नाक इंदिरा जी से मिलती है, उनके दादी से ये उनका चेहरा मिलता है, उनके साड़ी ऐसे रहते, ये सब बातें का युग बीत चुका है। अब काम करने वाला ही राजनीति में रहेगा, जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता की भावनाओं के साथ चलेगा। अब उत्तर प्रदेश या पूरे देश में इस तरह का राजनीति का दौर खत्म हो गया है। एक परिवार की राजनीति चलेगी, किसानों की आवाज दबा दी जाएगी, गरीबों की नहीं सुनी जाएगी। आप कश्मीर देखिए, कश्मीर में जब आप जाएंगे इतिहास में, तो पूरा कश्मीर में वहाँ यहाँ के पूरे उत्तर भारत के मजदूर काम करने जाते थे। वो किसकी सरकार होती थी, किसके समर्थन से चलती थी? उनको नागरिकता का हक नहीं होता था। वो घर में स्वीपर का काम करते थे, वो घर में खाने बनाने का काम करते थे। लेकिन किसने किया? ये कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की नीतियों ने किया। तो आज कांग्रेस खाली हाथ बैठी है, उसके पास कोई काम नहीं है, वो चले आते हैं एक हफ्ते 4 दिन। अरे ऐसे राजनीति नहीं होता भाई। मेरा सुझाव है कुछ तो सीखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय योगी जी से।
देखिए 17-17 घंटे 18-18 घंटे राजनीति के लोग दायित्व पर बैठे लोग कैसे काम करते हैं, एक दिन छुट्टियां नहीं लेते हैं। आदरणीय योगी जी के पिताजी का निधन हुआ, उन्होंने अपने पिता की अंत्येष्टि में तक नहीं गए। तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी से सेवा क्या होता है, सेवा क्या होता है, जनता की भलाई क्या होती है, किसान को तो जानते भी नहीं। आप बैठा दीजिए एक दिन डिबेट में प्रियंका जी को और बैठा दीजिए राहुल जी को, वो किसानों की एक किसी फसल की रफत कुछ कह रही है, रफत टिप्पणी करिए, रफत की आवाज उठाएं। रफत आप कुछ कह रही हैं? नकल से अकल नहीं होती है। देश का यह होता हल, आज आपने किसानों के लिए काम किया होता तो देश का उद्योगपतियों का काम स्थिति 50 साल पीछे हो गया है। आज आपने वो कगार पे लोगों को खड़ा कर दिया है। लोगों के जो इतनी परेशानी है लोगों के पास कि जनता सड़कों पर उतरने का आमादा है, लेकिन आपके सामने तो माहौल बाहर है, क्योंकि आप चीजों को फायदा पहुंचाने की बातें करते हैं। सरकार है जो कितने दिन बेचारे उनको नाजायज राजनीति में आप लोगों ने रखा है। जो राहुल जी कह रहे हैं वही तो आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, ठीक। कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, देखिए इस बार 2022 में तस्वीर थोड़ी अलग होगी, क्योंकि एक तो नए समीकरण बन रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि हम बड़े दलों के साथ नहीं, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। मायावती कह रही हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में है, वो भी कह रहे हैं हम 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ओवैसी के आने के बाद समाजवादी पार्टी पर इसका कितना असर पड़ेगा, और 2022 का जो चुनाव होगा वो जिन मुद्दों पे होने वाला है वो मुद्दे क्या रहने वाले? आपने प्रश्न जो पूछा गागर में सागर आपने भर दिया, मैं भी थोड़ा सा बोल लूं। अब हमारे मित्र धर्मेंद्र राय जी जो हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, एक ये कहावत जो कही गई, और साथ में ये कि नाचे ना आवे अंगनवे के, ये दोनों इनके ऊपर परफेक्ट दिखता है। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक भी प्रतिवार्ता पिछले 7 सालों में नहीं की। केवल वो मन की बात करते हैं और मन वाली बात करते हैं, किसी की मन की बात सुनते नहीं है। और ये बता रहे हैं कि कौन डिबेट में बैठेगा और कौन डिबेट में नहीं बैठेगा। अरे नरेंद्र मोदी जी मेरे ही साथ डिबेट में बैठ जाए, मैं पूछ लेता हूँ योगी जी बैठ जाए। भाई योगी जी तो बहुत पास साफ कह रहे हैं ना, 302 380 के तो मुल्जिम है। तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिस सरकार में मुखिया बने बैठे होंगे, डिप्टी मुख्यमंत्री बन के बैठे होंगे, 155 विधायक पर हीनियस क्राइम्स है, ऐसे लोग जो विधायक बन के बैठे होंगे तो बहुत अच्छे से राम राज्य स्थापित होगा। और ये मैं वो कह रहा हूँ जिसमें चार्जशीट है ना, कहाँ से? तो महाराजगंज कोतवाली से, और उसी को उठाने की कोशिश की गई थी। मुद्दे पे कपिल जी, मुद्दे पे आइए। इसलिए मुझे इनका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी चीज इन्होंने कहा, दूसरी चीज धर्मेंद्र भाई अपनी ख्याति सुनते जाएं, अपनी ख्याति सुनते जाएं, मैं तो बड़ाई कर रहा हूँ आपकी। इनका जो पत्र था, संकल्प पत्र, वो संकल्प पत्र नहीं था, वो रात में सोते समय एक विकल्प पत्र बनाया गया था, क्योंकि उसमें सरकारी नौकरियां कही गई थी कि हर वर्ष हम 4 लाख देंगे। आज तक इनको 16 लाख से 20 लाख नौकरियां दे देनी थी बेरोजगारों को। तो योगी जी बताते थे हमारे पास रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास तो योग्य लोगों की कमी है। ये बताते थे योग्य लोगों की कमी है। योगी जी ये बताते थे कि किसानों का भुगतान हम गन्ना किसानों का नहीं कर पाएंगे, उनको ये चाहिए कि वो करेला बोए, क्योंकि उससे मधुमेह नहीं होता और चीनी खाने से मधुमेह हो जाता है। और ये भी साथ में करेक्ट बताते थे कि आप अगर बंदर भगाना है तो हनुमान चालीसा पढ़िए, और दलित की जाति बता दी थी हनुमान जी की। तो ये सारी चीजों को तोड़िए। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ।
किसान तो इनके खिलाफ इतने नाराज है, जिनको ये ओर रहे थे एक भी गांव में अपनी योजनाएं नहीं चला पाए, किसान लाठी लेकर के भगा दिया। और त्रिस्तरीय चुनाव में बुरी तरीके से हार पाने के बाद भी अभी भी मुंह से बकार निकल रही है, ये बड़ी बात है। अब दूसरी बात जो आपने प्रश्न पूछा, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि हमने 2 दलों से अपनी केमिस्ट्री बना के हमने चला था और वो केमिस्ट्री जनता के द्वारा पसंद नहीं की गई। ठीक, बहुत सीधी बात कह रहा हूं, यानी बड़े दलों से हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। हम छोटे दलों से करेंगे जो अपने क्षेत्र के छत्रप हैं, जो अपने बिरादरियों के भी छत्रप हैं, क्योंकि देखिए धर्म और जाति से बन करके ही ये देश चला है। तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता, जो शोषित और वंचित तबका है, समाजवादी पार्टी उसी की लड़ाई लड़ती रही है, तो उनको पूरी तरीके से अपनी सरकार में भागीदारी मिलेगी। तो हमने ये कहा कि छोटे दल आवे हमारे साथ। बिल्कुल, यानी छोटे दलों के साथ अब आप नया एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आप कुछ कह रहे हैं, अब आप बोलें, क्योंकि आप जब एक सेकंड बसपा की कह दूं कि देखिए उनके तो महावत सब कूद गए, अब केवल हाथी अकेले है। और हाथी मेरा साथी इसलिए नहीं हो पाया अपने महावत का जब, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलेआम खड़ा था राज्यसभा वाले व्यक्ति में, तो ये जवाब उनको भी देना पड़ेगा। और ओवैसी साहब के लिए तो सीधी बात है कि साक्षी जी महाराज ने कह दिया कि वो हमारे मददगार है, वो हमको बिहार में मदद किए थे, पश्चिम बंगाल में भी मदद कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी आ गए, क्योंकि एक ओवैसी साहब की एक सांसद है और बावजूद उनके पास इतना फंड कहां से जो पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी को जिता देंगे। ठीक है कपिश जी, आगे आपकी बात धर्मेंद्र राय जी मैं दादा मेरे व्यक्तिगत मित्र है, मैं इनके साथ रहा हूँ और मेरा एक प्रश्न उनसे है कि उत्तर प्रदेश में आए हुए उनको कितने दिन हो गए जो इतनी राजनीति की बड़ी जानकारियां रखते हैं। और दादा से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अब अगली बार आए तो थोड़ा और पढ़ाई लिखाई करके आए। अब वो पत्रकारिता नहीं है और पत्रकार अगर हैं तो पत्रकार के रूप में पेश आना चाहिए, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। नहीं, अभी आप कपिश को सुन रहे थे। एक सेकंड धर्मेंद्र राय, अभी आप कपिश श्रीवास्तव को सुन रहे थे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। ठीक है, मैं एक सेकंड तपन जी, आपने कहा कि भाई भतीजा, ठीक है एक सेकंड कपिश जी, आप बोल चुके मैं दोबारा आऊंगा। तपन, आप कुछ कह रहे थे, आप टिप्पणी कर रहे थे जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे। तपन भारती, मैं तो देख रहा हूँ कि धर्मेंद्र जी कपिल जी ने आरोप लगाया और मेरा नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकार महोदय ऐसा बोल रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी को ध्यान देना पड़ेगा। मैंने कहा कि कुछ दिन यूपी में घूम जाइए तो इन लोगों को बताने में अच्छा रहेगा। ये मैं आगे अपनी बात रख रहा हूँ। मैं तो एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते ईमानदारी से वही बोल रहा हूँ जो देख रहा हूँ। कपिल जी ने जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए, उनमें से कई बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे एक तो है कि योगी जी के बारे में माना जाता है कि ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उनकी छवि में गिरावट उस रूप में नहीं आई है। जाति में राजपूत जाति को प्रोटेक्ट करने का आरोप लगा है। मुझे बोलने दीजिए कपिश जी, अभी आपकी बारी नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। कपिश जी एक सेकंड, देखिए मैंने आपको पूरा वक्त दिया था, मैं दोबारा आऊंगा एक एक करके। आरोप नहीं है तपन जी, उनको जो भी धर्मेंद्र जी कह रहे हो उनको कहने दे। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मैं एविडेंसेस के साथ अपनी बात करता हूँ। अगर माननीय योगी जी के 302 का केस चल रहा है, जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाते उन पर ये केस कहा जाएगा कि 302 307 का क्राइम है। कपिल जी अब शांत हो जाइए। भू माफिया के खिलाफ अभियान चलाने का बहुत बड़ा श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। करोड़ों अरबों की जमीन गाजियाबाद से लेकर बनारस तक उन्होंने छीन ली, जब्त कर लिया। बहुत सारे अपराधियों को जेल में डाला, कई को गैंगस्टर एक्ट में डाला गया, उसके अलावा को मुठभेड़ में मारा गया। ये सब की चर्चा होती है, महिलाएं अपने को सुरक्षित मानती हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान की बात आती है तो वहां पर योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठती है कि धर्म के नाम पर कहीं न कहीं
एनसीआरटी के आंकड़े हैं कपिल जी, 7.50% बढ़ गया। मैं नहीं तपन जी, कपिल जी, मुझे बोलने देंगे। के साथ बात कर रहा हूँ। डिबेट में बाधा नहीं डाली जाती है। नहीं, क्योंकि आपने ये कहा कि महिलाएं सुरक्षित कपिल जी, मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि जब महिलाओं बाधा मत डालिए। में यूपी नंबर 1 है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? इन्होंने 10-90 जो हमने पावर लाइन दी थी, उसको भी इन्होंने तलाश कर दिया। लगातार बलात्कार के केसेस बढ़े हैं। इन्होंने हिंदू लड़की को 2:30 बजे रात में फेंक दिया। पूरी पुलिस बचाने में लगी हुई थी। आप जैसे पत्रकार धरना दे रहे थे। लोकतंत्र की हत्या योगी सरकार और योगी सरकार पर प्रशासन कर रहा था, जिलाधिकारी कर रहा था, उसका ट्रांसफर नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने आईना दिखाया और आप कहते हैं वाह रे वाह कि योगी सरकार कानून की सरकार चला है। आप ठीक है कपिल जी, बात उनकी पूरी तो होने दीजिए। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, देखिए कपिल श्रीवास्तव, उनकी बात को पूरा तो होने दीजिए। आपके नंबर आएगा, आप बोलिएगा, अपने पॉइंट आउट अपने नोट कर लीजिएगा पॉइंट। हाँ राजेश जी, वोटर जब वोट देता है ना, तो उसके दिल में क्या है ना, वो राजनीतिक सियासी लोगों को नहीं बताते हैं। वो जब वोट में पहुंचते हैं, अभी 2 बातें हैं। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ मई में, उसमें वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम था, 60-65% के बीच में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ये यदि उत्तर प्रदेश में 80% पहुंच जाएगा ना, तो एक नया हलचल दिखाई पड़ेगा। और इस चर्चा में आम आदमी पार्टी को भी कहीं न कहीं रखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में घुसपैठ का प्रयास कर रही है। हाँ। वो किसका नुकसान करेगी? समाजवादी पार्टी, बीएसपी या बीजेपी किसका नुकसान करेगी? इस पर भी हमको चिंतन मनन करने की जरूरत है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोदी की सियासी करवट बदलने में और चाल में तो उनका कोई स्थान ही नहीं रखता है। अचानक संसद के सत्र में उत्तर प्रदेश के बंटवारे का प्रस्ताव आ जाए या जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक अध्यादेश जारी हो जाए, ये कुछ भी जो नए कानून और नई चीजें आएंगी ना, वो पूरे इनके समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो सपना देख रहे हैं कि हम सत्ता में दोबारा आएंगे, उनको रोके। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक क्रम देखा जा रहा है कि जो पार्टी सत्ता में आती है दोबारा नहीं लौट कर आती है। तो क्या बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी, ये भी देखने की बात है। और एक चीज और तपन जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि 2017 में चूंकि प्रधानमंत्री के नाम पे उत्तर प्रदेश में वोट मांगे गए, जनता ने वोट दिया भी। 2022 में अब योगी आदित्यनाथ के नाम पे वोट मांगा जाएगा। क्या इसका फायदा होने की संभावना है, नुकसान होने की संभावना है? और क्या वो इतना काम उन्होंने किया है कि वो विपक्ष को एक जवाब दे पाए अपनी छवि के मुताबिक कि देखिए अब हमारे नाम पे चुनाव है, हमने काम किया है, आगे भी करके दिखाएंगे? ये बीजेपी का बड़ा फैसला है। बीजेपी का बड़ा फैसला कि वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसा इन्होंने कई राज्यों में नहीं किया। वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, कई राज्यों में इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रखा। यहाँ करने के पीछे हो सकता है कि अंदरूनी राजनीति में बीजेपी दबाव में दिख रही थी। यूपी में मैंने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने जितनी अपनी पकड़ मजबूत बना ली है बीजेपी के अंदर, उनको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी हाईकमान के लिए आसान नहीं है कि उनको रिप्लेस कर लिया जाए। अब समीकरण में पिछड़ा वर्ग को लेकर मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर में बच्चे की शादी थी, तो आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री जी गए और मुख्यमंत्री जी ने काफी समय दिया और ये मैसेज देने की कोशिश की कि मेरे केशव प्रसाद मौर्य जी से बहुत अच्छे संबंध है जी। तो मैं लगता है केशव प्रसाद मौर्य जी का थोड़ा कट और शक्ति जो है, पावर शेयरिंग उनकी बढ़ी है। वो अगले इलेक्शन में हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहेंगे। 300 सीटों का लक्ष्य है बीजेपी का जी। 300 सीटें लाने के लिए वो कौन सी रणनीति अपनाएंगे, ये क्या होगा? कई बातें बीजेपी अचानक घोषणा करती है, उसका पता नहीं चलता है कि वो अगला स्टेप क्या होने वाला है। ठीक है, अगस्त और सितंबर में आपको कुछ राजेश जी कुछ नए फैसले आपको दिखाई पड़ेंगे बीजेपी और केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार की ओर से। मेरा अपना अनुमान यही है। ठीक है, रवत फातिमा, कांग्रेस क्यों देर कर रही है? क्योंकि कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, रणनीति क्या होगी, किस तरीके से मंथन होगा, ये अभी तस्वीर साफ नहीं है। क्या कांग्रेस 2022 में खुद को अलग करने की कोशिश कर रही है, या वाकई आप चुनाव इसलिए लड़ेंगे क्योंकि आपको जीतना है? क्योंकि अब तक अगर आपकी तैयारी का पता नहीं है तो फिर ये कहना मुश्किल है कि थोड़ा देरी हो रही है।
राजेश जी, तब तो हमें लग रहा है आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस हर मुद्दे पे बोल रही है और लगातार अपने संगठन को भी मजबूत कर रही है, मंथन कर रही है। हमें 2022 में हम पूरी तरीके से मुख्य विपक्ष में होंगे। नहीं, मंथन कर रही है, हमें सड़क पे भी दिखाई देते हैं, हमें अजय कुमार लल्लू भी दिखाई देते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, अपनी बात रखते हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहाँ है? चेहरा कौन होगा, किसके नाम पे चुनाव होगा, कई सवाल है मैडम। नहीं, प्रियंका जी है, सीधी सी बात है, हमारा चेहरा प्रियंका जी है यूपी में, और वही हर मुद्दे पे मुखर होकर बोल दे रही है। अभी अब महिलाओं की बात हम कर रहे थे कि महिला अभी हाथरस का हम लोग भूले नहीं है, हाथरस की जो घटना है भूली नहीं गई है। जिस तरीके से राती रात बच्ची के अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसके परिवार को बंधक बनाया जाता है, तो महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। महिलाएं सबसे ज्यादा अगर असुरक्षा और जिस तरीके से बीजेपी शासन में हुआ है, वो सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ जो ग्राफ है शोषण का, वो सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में है। आज महिलाओं की स्थिति यह है कि वो आवाज भी नहीं उठा सकती। अगर कहीं रेप होता तो उसके परिवार वाले FIR दर्ज करने जाते हैं, तो उनके साथ किस तरीके की जो है कार्रवाई हो रही है वो सामने है। उन्नाव की घटना का उदाहरण है, हाथरस की घटना उदाहरण है। तो महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित है। ये पिंक बूथ बनाते हैं, उसमें गाय भैंस सो रही है, पिंक बूथ के नाम पे वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। ये सेफ सिटी का नाम देते महिलाओं के लिए 109 पहले थी, लेकिन अभी उन्होंने नंबर तो बदल दिया, क्योंकि लेबलिंग करने में तो बहुत माहिर है, दूसरे के लेबल पे अपना नाम छापने की आदत है। लेकिन उस पर काम क्या हो रहा है ये सबको पता है। जनता पूरी तरीके से बदहाली में है और महिलाएं कहीं भी सुरक्षा नहीं महसूस कर रही है। तो हम अपने घर की बच्चियां और हम खुद निकलते डरते कि कब क्या घटना घट जाए, क्योंकि इनके अपराधियों को तो सजा देने का चलन ही नहीं है। जिस तरीके से अपराधियों को शरण दी जाती है वो सब उदाहरण है हम लोग के सामने। तो महिलाएं भी इनको सबक सिखाएंगे, आधी आबादी भी 2022 में पूरी तरीके से सबक सिखाएगी कि महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार करा गया है। तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है बिल्कुल। धर्मेंद्र राय, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? क्योंकि आप लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि हमने भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया, माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया, अपराधियों पे लगाम कसी, लेकिन अगर अपराध को आज भी विपक्ष मुद्दा बना रहा है तो कमी कहीं ना कहीं रह गई है क्या? बनाने से कुछ नहीं होता है, जमीन पर काम दिखना चाहिए, अपनी भावना से काम दिखना चाहिए। और यही तो आगे की अगली कह जमीन पे काम दिखना चाहिए, जमीन गलत तरीका भाई, मेरी बात सुनिए। आज 3 तलाक का जो कानून आया वो किसके लिए आया? महिलाओं के सम्मान के लिए आया। आज एक वर्ग में वो आप जाएंगे, हम लोग इसी बनारस में रहते हैं, हम लोगों के तमाम मित्र हैं, आज वो महिलाएं उस घर की खुश हैं कि हम लोगों को कितना जो कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने इतना ऐतिहासिक कानून लाया, आज कितने सुकून की जिंदगी जी रही हैं। तो आज छोटे मोटे महिलाओं का जो सम्मान, कभी आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है बनारस को पूरे महिलाओं में, आज हिंदू महिलाओं में ही नहीं मुस्लिम महिलाओं में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति पूरा सम्मान है। वो जानती हैं कि न्याय दिलाने ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो किस महिलाओं के सम्मान की? सारे महिलाओं का जो सम्मान, हमारा तो नारा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम तो आदि शक्ति की पूजा करते आए हैं, हम महिलाओं के नारी शक्ति की पूजा करते हैं। आधी रात में बिना परिवार के लोगों के अंतिम संस्कार करा देते हैं, बिना विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार हो जाता है। ऐसा सम्मान तो पहली बार देखा जा रहा है। हमारे लिए महिलाएं हमेशा पहली बार ऐसा सम्मान ठीक है, सुरक्षा के लिए पूरा एक वातावरण, ऐसा संस्कार है कि जब भी कहीं भी महिलाओं के प्रति अगर कोई शिकायत आई है तो उसकी त्वरित कार्रवाई का यही एक सरकार ने संदेश दिया है। अच्छा, कि हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव कुछ कह रहे हैं। कपिल जी, वक्त की कमी है, बहुत शॉर्ट में कहिएगा। देखिए, पहली चीज तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी के बनारस की जो उन्होंने धर्मेंद्र भाई ने तारीफ की, इनको उसी से पता चल जाना चाहिए कि एमएलसी चुनाव जो हुआ वहां की दोनों सीटें हमने जीत ली। और पढ़े लिखे लोगों का भी इम्तिहान था जिसमें हम पास हो गए। भाई शिक्षा के स्नातक भी जीता और जो क्या बोलते हैं शिक्षा की सीट भी जीती और स्नातक भी सीट जीती। तो इनको सोचना चाहिए कि वहां नरेंद्र मोदी जी को ठुकरा दिया गया काशी के अंदर।
आपकी नहीं चली और आप एक भी सीट पे करीब पे भी कोई फाइट नहीं गई, बहुत बड़े अंतर से आपको हराया था। और दूसरी चीज अब हम कहना चाहते हैं कि ये कह रहे हैं कि ये जो है यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता पर विश्वास करते हैं। भाई ये तो मनीषी हमारे आप जो भी भारत का निवासी है वो यही कहता है। हाँ। लेकिन ये आपने पाठ जो है चिन्मयानंद स्वामी साहब को नहीं पढ़ाया था क्या? ये आपने सेंगर साहब को नहीं पढ़ाया था क्या? ये एमजे अकबर साहब को नहीं पढ़ाया था क्या? अब उनको बता रहे हैं जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जो गृह मंत्री रहे हैं। और आप बताइए ये पूरी बिटिया को साफ करवा दिया योगी जी ने सेंगर के लिए, तब जाकर के कहीं सेंगर साहब की गिरफ्तारी हुई थी और ऊपर FIR किया गया। एक सेकंड। और उसके बाद पूरा परिवार साफ करा दिया। पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस तरीके से आहूत लेने के बाद माँ बहनों की आप कह रहे हैं कि आप पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता पर विश्वास करते हैं। अरे काम रावण के और नाम राम राज्य का, ये धोखा उत्तर प्रदेश ये सारे लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल तपन भारती जी आपसे है। ठीक है, एक सेकंड कपिश जी, एक सेकंड तपन जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि ओवैसी के आने के बाद आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में आ रही है, सपा और बीएसपी की राजनीति पे इसका क्या फर्क पड़ेगा और 2022 में आपको क्या तस्वीर दिखाई देती है? दलों का भी महत्व है, उसमें ओवैसी की पार्टी का भी महत्व है। मैं देख रहा हूं कि दो दल बहुत ही तैयारी के साथ छोटे दलों के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें बीजेपी को मैंने देखा अपने जो छोटे दल इनसे जो नाराज हो गए थे उनको पटाने की कोशिश हो रही थी। समाजवादी पार्टी भी कुछ हद तक छोटे दलों के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। ये दोनों दलों को देखना है कि इनके गठजोड़ से कितना लाभ होता है, इसका सियासी परिणाम पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ेगा। और वोटिंग का परसेंटेज भी एक मायने रखता है राजेश जी। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने में कौन सा, लेकिन एक मौसम की एक बड़ा मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता है गर्मी का टाइम होता है और गर्मी के टाइम में वोट का परसेंटेज कम होता है। ये वोट का जो परसेंटेज कम होना बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि जो वर्ग है, जो सुख सुविधाओं में रहने वाला धनाढ्य वर्ग है या जो है, वो गर्मियों में आमतौर पर मतदान केंद्र पर जाना पसंद नहीं करता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तपन जी, बात हम प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। धर्मेंद्र राय आपका भी, रफत फातिमा, कपिश श्रीवास्तव, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2022 की तस्वीर क्या होगी, इसको लेकर लगातार हम मंथन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, रणनीति को देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जो है वो अपनी अपनी समीक्षा कर रहा है, रणनीति बना रहा है, मंथन कर रहा है। देखना ये होगा 2022 में जनता किसके साथ जाएगी और किसके खिलाफ जाएगी।